गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश लाइफ साइंस एकेडमी। हमारा एक लेक्चर हमने इससे पहले जो है पोस्ट किया था जिसका नाम था पैरालिसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। इस लेक्चर्स के अंदर हमने पार्ट 1 को जो है कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद में आज हम पार्ट 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर का जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने बताया कि पैरालिसिस को जानने से पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का जो है सिस्टम है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, उनमें एक नर्वस सिस्टम भी अपने आप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो ये समझो कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है और हमारी बॉडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाता है नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो नर्वस सिस्टम कैसे बनाता है ये कहानी तो हमने पढ़ ली थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि बॉडी में नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं और वही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कोड की न्यूरॉन आती है। अगर न्यूरॉन ब्रेन की है तो उसको क्रैनियल नर्व कहते हैं जिनकी संख्या 12 जोड़ी है, और अगर न्यूरॉन स्पाइनल कोड की है तो इसको स्पाइनल नर्व कहते हैं जिनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। इसके अलावा गैंग्लिया और पेरीफेरल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में वापस दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जो हमारी बॉडी के वॉल्यूंटरी मसल्स से कनेक्टेड होता है, यानी हमारी बॉडी की वो मसल्स जो स्केलेटल मसल्स है और अपनी इच्छा से काम करती है। उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर इनवॉल्यूंटरी मसल्स से कनेक्टेड होता है, जो मेनली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा अंडर कंट्रोल होती है। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व जो है 12 जोड़ी होती है, तो वो कौन कौन सी होती है। और उसके बाद में फिर हमने बताया कि जो स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर है वो बॉडी में कौन कौन सी है ये बताया। इन सबको बताने के बाद फिर हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पैरालिसिस। पैरालिसिस जिसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है लकवा, इसको हिंदी में हम लकवा के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ होती है लकवा? लकवा को ये समझ लो कि आप रोज़ की तरह आज भी अपनी ज़िंदगी में सुबह उठे और डेली लाइफ काम करके और उसके बाद में रात को बेड पे सोने जाते हो। सुबह उठने के बाद जैसे सुबह सुबह होने के बाद जैसे ही आप उठते हो और उठने के बाद पानी का गिलास पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करते हो, आपको इंटरनली ये फील होता है कि आप उस पानी के गिलास को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आपका हाथ आगे मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो इमोबिलिटी है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लकवा। मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पैरालिसिस हमारी बॉडी का एक वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जो है बॉडी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, बॉडी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकती। और ये रिप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्रेन है उसका कुछ पार्ट्स या आपकी बॉडी का मसल्स या आपकी बॉडी के मसल्स और न्यूरॉन के बीच का जंक्शंस या स्पाइनल कोड कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। मोस्टली आपकी जो स्पाइनल न्यूरॉन्स होती है, स्पाइनल नर्व होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि कोई इंसान उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, कहीं एक्सीडेंटल केस आ जाए, रीढ़ की हड्डी में अचानक से बड़ा सा गांठ लग जाए और उसकी वजह से वर्टिब्री जो है वो थोड़ी सी खिसक जाए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई दिक्कत आ जाए और एनी टाइप्स ऑफ रीजन जो उसके साथ में हो चुकी है। तो लकवा को हम वन बाय वन समझते हैं कि पहले हम सोचते हैं कि पैरालिसिस होता है क्या है। तो देखिए, पैरालिसिस इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स। आपकी बॉडी में जो वॉल्यूंटरी मसल्स है विच आर कनेक्टेड टू योर स्केलेटल सिस्टम, आई मीन बोन से कनेक्टेड होती है, जो आपकी बॉडी में उस समय काम करती है जब आपकी जो है इच्छा होती है किसी काम को करने की। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं अंगुलियों को मोड़ूं तो मैंने मोड़ दिया, क्योंकि ब्रेन का एक रिस्पॉन्स आता है, ब्रेन ने ये आदेश दिया कि अंगुलियों को मोड़ना है। तो ब्रेन की जो न्यूरॉन है वो सीधी हमारे स्पाइनल कोड से होती हुई जो है
पेरिफेरल नर्व से होते, पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से होते हैं स्पाइनल, जो अपनी बॉडी है, जो मसल्स है, हाथ की जो मसल्स है वहाँ से कनेक्टेड होती है। तो ये समझो ब्रेन से एक मोटर न्यूरॉन निकल रही है, वो मोटर न्यूरॉन स्पाइनल नर्व के पास जाती है, स्पाइनल कोड के पास जाती है, स्पाइनल कोड से एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकलता है जिसको कहते हैं हम लोग जो है स्पाइनल नर्व। वो स्पाइनल नर्व जो है, जो कि 31 पेयर है, उनमें से एक नर्व का जो पेयर है वो आपके हाथ की मसल्स पे जुड़ रहा है, और जब न्यूरॉन किसी मसल से कनेक्टेड होती है तो उनके बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरॉन के जो इम्पल्स है, न्यूरॉन के जो भी सिग्नल्स है वो मसल्स के पास आते हैं, और मसल्स को कहते हैं कि भाई ब्रेन ने मैसेज दिया कि आप मूवमेंट करो, और फिर मूवमेंट हुआ, और ये मूवमेंट होने के बाद में फिर हम अपना जो हाथ है वो इस टाइप से मूव करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंडर कंट्रोल में होता है। बट इफ एनी टाइप ऑफ इमोबिलिटी अकर इनसाइड अवर बॉडी, इसका मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, पार्शियल या इनकम्प्लीट या कंप्लीट अगर लॉस हो जाता है इन वॉल्यूंटरी मसल्स का जो फंक्शन है वो अगर लॉस हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम शुरू होता है, हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं लकवा। तो पैरालिसिस इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ नर्वस सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स। ब्रेन और मसल्स के बीच में जो है सिग्नल क्या हो गए, खत्म हो गए। डिपेंडिंग ऑन द कॉज दे मे ऑल्सो बी लॉस ऑफ सेंसेशन। अब अलग अलग कारण होते हैं पैरालिसिस के, ठीक है, इसने लिखा है कि दे मे ऑल्सो बी कॉज ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन। लकवा का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, यू विल नॉट फील एनीथिंग अबाउट द मैटर और एनी टाइप ऑफ स्टिमुली, आप किसी भी चीज को फील नहीं कर पा, यू विल नॉट एबल टू फील एनी स्टिमुली विच आर एक्सटर्नल और आइदर इंटरनल। इसके अलावा चेंज इन मसल्स टोन, मसल्स के टोन यानी मसल्स का जो हाव भाव है, मसल्स का मूवमेंट है वो बदल जाता है। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिफ्लेक्स ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पैरालिसिस में कभी कभी रिफ्लेक्स ज़्यादा भी आता है और एबनॉर्मल रिफ्लेक्स आता है। मतलब एक तो रिफ्लेक्स बिल्कुल बंद हो गया, और कभी कभी जो है आपके इच्छा से रिफ्लेक्स नहीं आएगा, यानी आप चाहते हो कि अंगुलियों को मोड़ो लेकिन अंगुलियां मुड़ेगी नहीं, तो इस टाइप से वो खुल भी सकती है। तो एक अलग टाइप का रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर रिफ्लेक्स। तो ये भी लकवा के केस में देखा गया। रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे गेट इंटरप्टेड एट एनी लेवल। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसी भी लेवल्स पे इंटरप्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल लेवल पे हो जाए, ब्रेन से भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है खत्म हो सकता है। स्पाइनल कोड्स पे क्या पता, ब्रेन से तो मैसेज आ रहा है लेकिन स्पाइनल कोड जो है वो ढंग से रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये किसी भी टाइप का जो है किसी भी लेवल पे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो खत्म हो सकता है। पैरालिसिस अकर व्हेन एनी ऑफ द ऑर्गन और पाथवे गेट डैमेज। हमारी बॉडी में पैरालिसिस उस समय होता है जब कोई भी ऑर्गन या कोई भी जो जो पाथवे है वो डैमेज हो जाए। कोई भी ऑर्गन का मतलब आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी की मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स के जो बने हुए पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, या उनका जो रास्ता है जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, उनके बीच का कनेक्शंस, ये कोई भी अगर मतलब कोई भी ऑर्गन जो स्केलेटल कनेक्शन में है, या कोई भी न्यूरॉन अगर जो है जो पाथवे में आ रही है रिफ्लेक्स एक्शन की, वो अगर खराब हो जाए तो इसका मतलब पैरालिसिस हो सकता है। एक डायग्राम में आपको एक रिफ्लेक्स आर्क दिया हुआ है और रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है। 10th क्लास में भी हमने ये डायग्राम पढ़ा है कि देखो एक आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, एक गर्म पानी जो है या कोई भी गर्म चीज इस बर्तन में पड़ी है। अब आपने क्या किया, ये जो बंदा है इस बर्तन को टच कर रहा है, ये देखो जैसे ही टच करेगा तो वो गर्म जो बर्तन है उसकी अंगुली से जैसे टच होगा, या ये अंगुली इस बर्तन के जैसे टच में आएगी तो ये अंगुली जो है उसको तुरंत हटा देगा, इस समझ के साथ कि यार ये तो बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब ये प्रोसेस जो होता है ना कि आपने गर्म बर्तन को टच किया और बर्तन से तुरंत हाथ हटा दिया या अंगुली हटा दी, ये प्रोसेस आप 1 सेकंड के अंदर अंदर करते हो, बट एक्चुअल में ये माइनर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घटना होती है। होता क्या है देखो, इसमें वास्तव में सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही आपने अंगुली को टच किया बर्तन से, और तो अंगुली के अंदर आपकी जो स्किन होती है वो रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है, तो रिसेप्टर का काम करती है जिसको कहते हैं नॉसी रिसेप्टर, नॉसी रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर से एक न्यूरॉन जुड़ी होती है, और ये न्यूरॉन जो होती है इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज लेके जाती है स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड को कहती है कि बंदे का हाथ जल रहा है, उस हाथ को हटाओ, वहां से मूव कराओ फटाफट। तो अपनी जो स्पाइनल कोड है वो स्पाइनल कोड जो है वो अंदर एक प्रोसेस शुरू करता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन सेंटर, और अपने इंटीग्रेशन सेंटर के अंदर जो है इसकी सारी
बातचीत होती है कि भाई करना क्या है, ठीक है ना। यानी ये समझो कि ये न्यूरॉन एक दूत समझ के मैसेज लेके आ रही है, ये कह रही है कि आगे जो हाथ है वो गर्म बर्तन से टच हुआ है और हाथ जल सकता है, उस हाथ को हटाना है और तुरंत हटाना है। तो ये यहाँ पर कमेटी बिठाएगी, ये समझो यहाँ पर सारी बात हो गई। उसके बाद में फिर क्या होगा कि ये जो एजेंट है यानी जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, इस मोटर न्यूरॉन को ये कमेटी जाकर के कहती है, मतलब स्पाइनल कोड इस मोटर न्यूरॉन को जाकर के कहते हैं एक काम करो, तुम सीधा जो है मैसेज दो हाथ के उन मसल्स को जो फास्ट काम करती है। और फास्ट काम कौन करते हैं? स्पाइनल को, ये जो है इफेक्ट मतलब स्केलेटल मसल्स। तो ये जो न्यूरॉन है जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो सिग्नल जो है स्पाइनल कोड से लेकर के जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिग्नल लेके जा रही है, तो ये सिग्नल लेके जाने वाली जो न्यूरॉन है ये तुरंत ही यहाँ पर इस टाइप से जो है मैसेज लेके जा रही है। और उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में इस न्यूरॉन इस मसल्स के ऊपर अटैक करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है, अटैक करती है। इस मसल्स को कहते हैं कि तुम जल्दी से मूवमेंट करो। जैसे ही इस मसल से मूवमेंट किया तो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आते ही हार्ट जो है वो हट जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब पहले स्टिमुलेशन आया, मतलब गर्म चीज आई, फिर आपकी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुई, इंटीग्रेशन सेंटर को जाके बात किया, उसके बाद मोटर न्यूरॉन ने मैसेज भेजा, किसको भेजा? मसल्स को, और मसल्स की वजह से रिस्पॉन्स हुआ। और ये पूरा जो है इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और सबसे बड़ी बात, ये जो पाथवे है ये वाला, ये जो पाथवे दिख रहा है ये वाला जिसके अंदर सारा काम हो रहा है, इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब वो पाथवे जिसके द्वारा रिफ्लेक्स हो रहा है। अब अगर इसी आर्क में कोई दिक्कत आ जाए, अगर इसी आर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसी को क्या कहते हैं? पैरालिसिस। अब हम समझते हैं कि पैरालिसिस किन कारणों से होता है। आपका ब्रेन डैमेज हो तब भी हो सकता है, आपकी मसल्स डैमेज हो तब भी हो सकता है, और पैरालिसिस आपकी बॉडी के अंदर स्पाइनल कोड में कोई दिक्कत हो तब भी हो सकता है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज जो है वो है ब्रेन डैमेज। अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लेसन, ठीक है। अपर मोटर क्यों किया? क्योंकि आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड में ऊपर स्थित कौन है? ब्रेन है, ऊपर ब्रेन है, और नीचे की कौन? नीचे की ओर स्थित कौन है? स्पाइनल कोड। तो ब्रेन ऊपर है, इसलिए ऊपर वाले जो भाग है वहां पर मोटर सिस्टम में गड़बड़ हुई है, इसलिए नाम दिया अपर मोटर न्यूरॉन लेसन। लेसन का मतलब होता है यहाँ पर खराबी, ठीक है, कि आपके जो मोटर सिस्टम जो ऊपर स्थित है, जो ब्रेन है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, खराबी हो गई, तो उसकी वजह से होता है। इट कैन कॉज स्ट्रोक। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर आपके ब्रेन के अंदर अब मोटर न्यूरॉन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ये जो है पैरालिसिस कर सकता है, और ये स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है, हेड इंजरी की वजह से होता है, ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी अगर ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी। स्ट्रोक का सीधा सा मतलब एक्चुअल में क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड का लॉस, ब्लड का रुक जाना, ब्लड जो है उसका रुक जाना। अब जैसे ही ब्रेन की जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्रेन की जो ब्लड वेजल्स है, उसके अंदर अगर ब्लड रुक गया तो वो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है स्ट्रोक इच्छेमिक हो, जिसमें ब्लड इसलिए रुका है क्योंकि ब्लड वेजल्स के अंदर क्लॉट बन गया। हो सकता है कि जो है स्ट्रोक जो है वो हेमरेजिक हो, और हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रोक है, जो भी आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्रेन की जो ब्लड वेजल्स है वो फट गई। तो अगर ब्रेन की ब्लड वेजल्स फट जाएगी तो ब्रेन की सेल्स तक प्रॉपर ब्लड आएगा नहीं, इसको भी हम स्ट्रोक कहते हैं। इट इज कॉल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर ब्रेन की ब्लड वेजल्स के अंदर क्लॉट बन जाए तो क्लॉट की वजह से भी ब्लड ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ब्रेन की सेल ऑक्सीजन की कमी से मर सकती है। इट इज कॉल्ड स्ट्रोक एंड दिस इज कॉल्ड इच्छेमिक स्ट्रोक, ठीक है। तो किसी भी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेन में मान लो कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तब भी जो है ब्रेन फंक्शन काम नहीं करेगा और मोटर सिस्टम फेल हो जाएगा। ब्रेन में इंजरी हो जाए, हेड में कोई इंजरी हो जाए, या ब्रेन के किसी भी और तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सभी वजह से जो है ब्रेन में डैमेज होगा। अब अगर ब्रेन में डैमेज होता है यानी अपर मोटर लेसन हो जाता है, ऊपर वाला जो मोटर सिस्टम है, मोटर न्यूरॉन है, उसका सिस्टम अगर खराब हो जाए तो बॉडी में क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले दिक्कत, पैरालिसिस अकर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी। ऑपोजिट साइड का मतलब है अगर आपके लेफ्ट ब्रेन में कोई दिक्कत आई है तो आपका जो बॉडी का राइट पोर्शन है वो उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन है वो ऐसे क्रिस क्रॉस होती है, मतलब क्रॉस करते हुए जाती है। इसलिए लेफ्ट ब्रेन में जो भी न्यूरॉन है वो आगे रिस्पॉन्स के लिए किसमें जाती है? बॉडी के राइट साइड में। और इसी प्रकार राइट ब्रेन में जो रिस्पॉन्स जो चीज़ें हैं, न्यूरॉन है, वो बॉडी के लेफ्ट भाग में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो ब्रेन बॉडी के ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस होगा। इसके अलावा मसल स्टोन बढ़ जाएगी। मसल स्टोन का मतलब होता है स्पास्टिसिटी, मतलब मसल्स काम नहीं करेगी, एकदम अकड़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, अभी बताया था। हाइपर रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा?
यानी जरूरत से ज़्यादा इंसान रिफ्लेक्स देगा, जब जरूरत नहीं है तो भी रिफ्लेक्स देगा। और पॉजिटिव बेबिंस्की साइन हो जाए। पॉजिटिव बेबिंस्की साइन का मतलब होता है कि ऐसे लोगों में जो अंगूठे हैं, अगर आप किसी अंगूठे को जैसे पैर जो होता है, पैर के तलवे पे अगर आप स्केल से ऐसे रगड़ोगे तो उसका जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, पैर का अंगूठा ऊपर की ओर आएगा और जो अंगुलियां है वो नीचे की ओर जाएगी। किसी भी इंसान के पैर के तलवे पे अगर कोई चीज रगड़ते हैं और उस रगड़ने के बाद पैर का जो अंगूठा है वो ऊपर उठ रहा है और अंगुलियां नीचे जा रही है, इसका मतलब उसके पैरालिसिस है। ये होता है पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। अब ये ब्रेन के अंदर देखो वापिस एक डायग्राम बताया है जिसके अंदर मैंने बताया कि ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे होती है। देखो ये जैसे फर्स्ट जो नाम लिखा है वो है मोटर कॉर्टेक्स लेशन। ये मोटर कॉर्टेक्स जो आपको रेड कलर का भाग दिख रहा है और पास में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पूरा एरिया जो है वो मोटर कॉर्टेक्स रीजन है। इसमें अगर किसी तरह से जो है प्रॉब्लम आ गई तो बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर लेफ्ट ब्रेन खराब है तो ऑपोजिट बॉडी प्रॉब्लम होगी और राइट ब्रेन में कोई दिक्कत है तो लेफ्ट वाली जो है बॉडी प्रॉब्लम करेगी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल जो है प्रोसेस। यानी कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि ब्रेन का जो हिस्सा खराब है उसके ऑपोजिट साइड का जो है बॉडी का हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रेन में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे मिड ब्रेन डैमेज हो गया, इंटरनल कैप्सूल लेशन हो गया, जैसा जैसे डायग्राम दिख रहा है ब्रेन के इस भाग में अगर लेशन हो गया, कोई क्षति पहुंच गई तो इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल लेशन। यहाँ पर हो गया तो मिड ब्रेन लेशन, यहाँ पर हो गया तो पोन्स लेशन यानी पोन्स वेरुलाई जो होता है उसमें दिक्कत आ गई। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, जैसे यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है कि मोटर कॉर्टेक्स खराब हो गया तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाला जो भाग है वहां पर दिक्कत आ जाएगी और फेस, आर्म और लेग में लकवा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टेबल के अंदर मैंने बताए हुए, आप इसको इजीली वीडियो को देखते समय आराम से पढ़ लेना कि यहाँ पर किस किस टाइप से जो है। मेरा काम अभी फिलहाल समझाना है, बाकी ये टेबल को आप इजीली जो है आराम से देख लेना कि किस समय किस टाइप से क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है बात करते हैं स्पाइनल कोड इंजरी। अब इंसान के अगर मान लो रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाए तो क्या होगा। तो ये पहली बात तो स्पाइनल कोड में इंजरी होती कब है। जैसे ब्रेन में मैंने बताया कि ब्रेन में इंजरी कब हुई, जब स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन में इंजरी कब हुई, जब हेडेक हो जाता है, जब हेड में इंजरी हो जाए या ब्रेन ट्यूमर हो जाए या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए। इसी प्रकार स्पाइनल कोड में अगर मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में स्पाइनल कोड टूट गई, रीढ़ की हड्डी जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में टूट जाती है, या इंसान बहुत जो है ऊपर से मान लो कोई छत से गिर जाता है या उसमें भी ट्यूमर हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है या कंप्रहेंशन बाय वर्टिब्री जो है वो एक दूसरे की वजह से प्रेस हो जाती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से आपकी कहीं ना कहीं जो है न्यूरॉन वो क्या होती है, खराब। मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में जैसे एक रीढ़ की हड्डी ये है और दूसरी रीढ़ की हड्डी ये है। अब इन दोनों के बीच में एक फोरामेन होता है और इस फोरामेन के बीच में से जो है न्यूरॉन निकलती है। अब किसी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो नीचे वाली जो वर्टिब्री ये वाली ये थोड़ी साइड से इस टाइप से खिसक गई। अब खिसकने से क्या होगा, जो ऊपर वाली है इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। तो जो ऊपर वाली वर्टिब्री है वो तो मान लो अपनी पोजीशन में सही है, लेकिन नीचे वाली जो नंबर 2 वाली वर्टिब्री है वो मान लो हल्की सी थोड़ी साइड में आ गई। तो अब क्या होगा, जो बीच में जो न्यूरॉन निकल रही है वो भी इस टाइप से रास्ता बदल देगी। रास्ता बदल देगी तो अब इनमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो इससे जो न्यूरॉन, पेरिफेरल न्यूरॉन आपकी बॉडी के जिस ऑर्गन में जा रही है, किडनी में, पैर में, वो प्रॉब्लम करेगी क्योंकि मेन साइड जो है यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। तो यही है स्पाइनल कोड इंजरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, कॉज क्या होता है, द ब्रेन कैन स्टिल जनरेट कमांड। अब स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ब्रेन में तो प्रॉब्लम है नहीं, तो ब्रेन तो रिफ्लेक्स दे रहा है बट रिफ्लेक्स रुक का रहा है बीच में, स्पाइनल कोड के अंदर रुक रहा है और आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे सर्वाइकल इंजरी होती है, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 लिम्स। अगर किसी इंसान के गर्दन की न्यूरॉन में दिक्कत आ गई तो आपके गर्दन में जो सर्वाइकल जो स्पाइनल होती है, जो टोटल 8 जो न्यूरॉन है जिसको सर्वाइकल स्पाइनल नर्व कहते हैं या सर्वाइकल नर्व कहते हैं, जिनकी संख्या टोटल 8 है, 8 पेयर। ठीक है, 8 जोड़ी। तो ये आपके हाथ पैरों में जा रही है। तो अगर सर्वाइकल में इंजरी हो जाए, गर्दन की अगर जो न्यूरॉन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान के सभी चारों जो है हाथ पैरों के अंदर क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। इसी प्रकार अगर थोरेसिक इंजरी हो गई, मतलब आपका जो थोरेक्स है, जो आपके छाती वाला भाग है, इसकी न्यूरॉन में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आपके दोनों पैरों के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। तो अलग अलग टाइप से होता है। इन दिस सिचुएशन रिफ्लेक्स विल गेट फर्स्ट डिसअपीयर्ड, स्पाइनल शॉक देन विल रिटर्न एंड बिकम एक्सीक्रेटेड। स्पाइनल कोड में इंजरी होगी तो पहले तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, बट एकदम से फिर एक्सपोज होगी चीजें। इसी प्रकार
पेरिफेरल नर्व, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पेरिफेरल नर्व वो होता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से जो न्यूरॉन निकलते हैं उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्व। उसमें अगर दिक्कत आ जाए तो इसको लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन कहते हैं। ये तब हो सकता है जब आपको चोट लग जाए, किसी इंसान को डायबिटीज हो, नर्व कंप्रेंशन मतलब नर्व जो है दब जाए, या इन्फेक्शन हो जाए। इन सभी कारणों से आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन साइड में निकल रही है उस न्यूरॉन में दिक्कत आ गई, और ये इतने सारे कारण हैं। अब इसमें क्या होगा, इंसान को फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, मसल स्टोन डिक्रीज हो जाएगी, मसल वास्टिंग हो जाएगा मतलब मसल्स काम करना बंद कर देगी, रिफ्लेक्स बिल्कुल आएगा ही नहीं क्योंकि ब्रेन सही है, स्पाइनल कॉर्ड सही है, पर आगे वाला जो रास्ता है पेरिफेरल नर्व वो खत्म हो गई। डैमेज टू रेडियल नर्व कॉज रिस्ट ड्रॉप। अब जैसे रेडियल नर्व है जो आपकी कलाई में जा रही है, तो इसमें अगर रेडियल नर्व में दिक्कत आ गई तो कलाई जो है वो घूमना बंद कर देगी, इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाती है। एक और सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस का, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपका ब्रेन भी सही है, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी सही है, आपकी जो पेरिफेरल नर्व है वो भी सही है, लेकिन पेरिफेरल नर्व लास्ट में जिस मसल से जुड़ रही है, तो मसल्स और नर्व के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई, तो नर्व सिग्नल रीच द मसल्स बट नॉट ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली। सिम्टम्स अपियर लाइक मसल्स वीकनेस, ड्रॉपिंग आईलिड्स, फैटिग। इसमें क्या होगा, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, काम नहीं करेगी, जल्दी थक जाएगी, और आईलिड्स जो है ऐसा लगेगा जैसे आंखें बंद हो रही है बार बार, और थकान आएगी। ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के टाइम में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, इंसान सुबह उठेगा अपने आप को नॉर्मल फील करेगा, उसको लगता है कि मेरे से हेल्दी कोई है ही नहीं, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसकी मसल्स में वीकनेस बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को अगर गिनती बोलने का, काउंटिंग करने का बोला जाए ना, तो वो स्टार्टिंग में तो एकदम परफेक्ट गिनती बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में धीरे धीरे उनकी जो है स्पीड कम हो जाएगी, फिर 8 के बाद में 9 10 ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं काउंटिंग में धीरे धीरे वो मतलब स्लो हो जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में जैसा होता है ना, हम तेज भागते, पहले तो तेज भागते मजा आता है, स्टार्टिंग में 30 सेकंड तक खूब तेज भागते, फिर एकदम से हाफ जाते, तो दैट इज द कंडीशन और सिचुएशन अकर्ड। ठीक है। पैरालिसिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब भी होगा तो यहाँ पर मस्कुलर जंक्शन में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और जो ढंग से जो केमिकल आ रहे हैं एसिटाइल कोलिन वगैरह वो नहीं जुड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी अटैक कर ले। जैसे आपको ये पहला डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले डायग्राम में एक ऑटो एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है, देखो इस डायग्राम में ऑटो एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, इन केमिकल को यहाँ पर आने से रोक देती है। भाई जनरली तो क्या होता है, जो ग्रीन कलर के केमिकल है ये केमिकल इन रिसेप्टर से जुड़ने चाहिए, लेकिन रिसेप्टर पे ये केमिकल जिनको एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल जो आपकी मसल्स की इस रिसेप्टर पे जुड़ने चाहिए, ये मसल्स के रिसेप्टर पे जुड़े इससे पहले तो एंटीबॉडी आ गई। तो इस तरह से देखा जाए तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपकी बॉडी की खुद की एंटीबॉडी जो है वो इन एसिटाइल कोलिन को फॉरेन पार्टिकल समझते उनको नष्ट करने की कोशिश कर रही है, और बॉडी से जुड़ने की जो है मदद, मतलब बॉडी से जुड़ने नहीं दे रही है, मसल से जुड़ने। यानी ये समझो न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल जो मसल्स पे जुड़ेंगे, मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, उन सिग्नल को आपकी एंटीबॉडी, आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल समझ के दूर भगाना चाह रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन के सिग्नल मसल से जुड़ेंगे नहीं, मसल्स ढंग से काम करेगी नहीं, स्टार्टिंग में तो जुड़ेंगे बाद में जुड़ना बंद हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे, तो ये दिक्कतें शुरू हो जाती है। उसके बाद में मसल्स के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन्फ्लेमेशन, मसल डिजीज वगैरह, ये सब हो जाते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं कि पैरालिसिस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, अगर इंसान में 2 हाथ और 2 पैर में से कोई एक ही हाथ या एक ही पैर, कोई भी एक, चारों में से जो है 2 हाथ 2 पैर, 4 में से कोई भी एक लिम्ब अगर खराब हो जाए तो पैरालिसिस को कहते हैं मोनोप्लेजिया। जैसे राइट आर्म या सिर्फ लेफ्ट आर्म, मतलब कोई भी एक हाथ या एक पैर अगर पैरालिसिस हो जाए और काम नहीं करे तो इसको कहते हैं मोनोप्लेजिया। इसी प्रकार पैराप्लेजिया का मतलब इंसान के दोनों पैर काम नहीं करेंगे या इंसान के दोनों हाथ जो है वो काम नहीं करेंगे, यूजुअली ड्यू टू थोरेसिक स्पाइनल कोड इंजरी। मोस्टली पैर की बात करो तो थोरेसिक है। हेमीप्लेजिया का मतलब बॉडी का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और आधा हिस्सा सही है, वन साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज्ड। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब चारों के चारों हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर दे। इसी प्रकार डाईप्लेजिया होता है, बोथ साइड्स आर सिमिलरली अफेक्टेड, इधर जितना पैरालाइज है इधर भी होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती है। लास्ट में मैंने एक नोट बताया है कि पैरालिसिस जो है वो होता क्या है और उसमें क्या दिक्कतें आती है। तो देखिए, पैरालिसिस में अकर विथ नॉर्मल सेंसेशन बट ऑन ओनली मोटर पाथवे आर अफेक्टेड। पैरालिसिस जो होगा वो स्टार्टिंग में तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये नॉर्मल सेंसेशन के साथ ही जो शुरू होता है, और इसमें मोटर सिस्टम में प्रॉब्लम देता है, सेंसरी सिस्टम में कोई दिक्कत
नहीं आती। मतलब आप किसी चीज़ को फील कर सकते हो बट उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम है। तो पैरालिसिस इज नॉट कनेक्टेड टू सेंसरी सिस्टम, इज मोस्टली कनेक्टेड टू मोटर सिस्टम। दूसरी बात, इसमें जो है कई बार सेंसेशन लॉस हो भी सकता है अगर सेंसरी पाथवे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। हालांकि पैरालिसिस मोस्टली कनेक्टेड टू मोटर सिस्टम, बट अगर इसके सेंसरी न्यूरॉन में कोई दिक्कत आ जाए तो सेंसरी जो है सेंसेशन वगैरह जो खत्म हो सकता है। पैरालिसिस जो है उसको रिकवर कर सकते हैं अगर ट्रीटमेंट जो है टाइम पे अवेलेबल हो जाए, क्योंकि पैरालिसिस में क्या होता है, आपकी जो नसें हैं वो सिग्नल नहीं दे पाती, सिग्नल नहीं देगी तो आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर से जो ब्लड है उसकी स्पीड धीमे हो जाएगी, स्पीड धीमी होगी तो क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो ब्रेन की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, स्ट्रोक हो जाएगा, और स्ट्रोक होगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा तो लकवा हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को होने में 4 घंटे लगते हैं। जैसे मान लो अभी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद ये पूरा प्रोसेस होगा, एक्सीडेंट के अंदर न्यूरॉन जो है वो प्रेस हो गई, न्यूरॉन काम नहीं कर रही है, न्यूरॉन का रिफ्लेक्स मसल्स तक नहीं आ रहा है, ब्लड वेजल्स तक नहीं आ रहा है, ब्लड के अंदर जो ब्लड की स्पीड है वो कम हो गई, क्लॉट बन गया, क्लॉट बन गया तो ब्लड आगे जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो ब्रेन की मसल्स के अंदर जो है एक प्रकार ब्रेन की जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और स्ट्रोक हो जाएगा। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि जब भी आपको लगे कि पैरालाइज्ड हो चुका है इंसान या उसमें कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि स्पाइनल कोड में चोट लगी है, तो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद 4 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर जो है उसको एक इंजेक्शन देता है क्लॉट को डिजोल्व करने का। क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा तो ब्रेन की सेल्स तक जो ब्लड, ब्रेन की जो सेल्स है वहाँ तक जो ब्लड रुक रहा था और स्ट्रोक होने की संभावना थी वो कम हो जाती। तुरंत इलाज करे तो कुछ हो सकता है। डॉक्टर डायग्नोज पैरालिसिस बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज। डॉक्टर जो है पैरालिसिस को अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी से जो है वो डायग्नोज करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब अलग अलग तरीके के जो है टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर पैरालिसिस जो है वो कवर हो सकता है। पहले पैरालिसिस का इतना ट्रीटमेंट नहीं था, अगर किसी इंसान के स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाए, स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो जाए तो उसका पैरालिसिस का जो है पहले ट्रीटमेंट नहीं था। पर अभी अभी डॉक्टर टाटियाना शेम्पायो नाम की जो लेडी है उन्होंने ये देखा है कि पॉलीलेमिनिन नाम का जो है प्रोटीन होता है जो किसी इंसान के बॉडी के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं और मोस्टली प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोड में पाए जाते हैं। लेमिनिन नाम का जो प्रोटीन है उसका पॉलीमराइजेशन करके पॉलीलेमिनिन बनाया, किसने बनाया, डॉक्टर टाटियाना शेम्पायो ने। और इन्होंने कहा कि अगर इसका इंजेक्शन इंसानों को दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसकी नर्व जो है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से जो है पैरालिसिस का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है।